स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जिनकी संभावना है बार बार पूछे जाने की या एग्ज़ाम में आने की, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न से या इस सेशन से संबंधित कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से तत्काल पूछ लीजिएगा, आपके सभी कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आज के सेशन का। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है किसके पास निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद के पास? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो इसका उपयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद के रूप में जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और इसका जो नाम मात्र प्रधान अगर बोला जाए, कार्यपालिका का जो हेड होता है, जैसे कार्यपालिका का हेड अगर बात की जाए, अध्यक्ष जो होंगे वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ना, एक बूढ़े राजा के समान है कि वो नाम मात्र राजा है, लेकिन सारा करता धरता उसके जो भी प्रजा होगी या फिर उसके जो भी मंत्रिमंडल होंगे वही सहायता करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का पद जो है ये क्या है, एक बूढ़े राजा के समान है, यानी कि इसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, उनको दर्जा दिया गया है कि आप ही अध्यक्ष हैं, लेकिन आप सारी शक्तियों का यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता होगा आप भारत देश में रहते हैं और सारे कार्य जो भी नियम कानून बनते हैं सब कुछ क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है और चीज़ों को बारीकी से समझना है। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देश का प्रथम नागरिक जो होता है संविधान के अनुसार कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है या फिर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये तीनों सेनाओं का कौन अध्यक्ष होता है? इस तरीके से अगर पूछे क्वेश्चन तो सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही जवाब होगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, या फिर सेना अध्यक्ष होता है, सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। आप कुछ भी कहेंगे, कहने का मतलब सिर्फ एक ही होने वाला है कि उसका अध्यक्ष जो होगा यानी कि मेन लीडर जो होगा वो कौन माना जाता है, राष्ट्रपति माने जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की कमी आ रही है या खामियां आ रही या कोई गड़बड़ी आ रही है, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होगी ये कौन देखेगा, इस पर निर्णय कौन लेता है इस पे? ठीक है, ऑप्शन ए है संसदीय समिति लेती है, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है इस पर निर्णय? उच्चतम न्यायालय लेती है इस पर निर्णय। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो है इसका क्या कराता है, निर्वाचन का प्रबंध करवाता है। लेकिन यदि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या होता है, इस पर निर्णय जो होता है, आखिरी निर्णय कौन देता है, उच्चतम न्यायालय देती है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको जान लेना है कि देश में अंतिम निर्णय जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। सबसे बड़ी इस देश में क्या चीज़ है, सबसे बड़ी
सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही सर्वमान्य होता है हर एक परिस्थिति में। और यहाँ तक कि हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान को व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है कि वो चाहे जिस तरीके से उसकी व्याख्या करके यहाँ की जनता को सुरक्षा प्रदान करे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। देखिए इसमें तो बता दिया किसके चुनाव में, तो चूँकि सेशन राष्ट्रपति का चल रहा है तो आपके पास आंसर मिल गया होगा। लेकिन कभी कभी यही प्रश्न घुमा के पूछ देता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली बोलते हैं, या स्थानांतरणीय पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो जब भी किसी भी क्षेत्र में क्या करना है, संशोधन करना है, उसके क्षेत्र को कम करना है या कोई सीमा बनानी है, तो जब भी ये चीज़ होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए विधेयक बना करके राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है और वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत होगा, तभी वो क्या हो पाएगा, पारित हो पाएगा। तो यहाँ पे स्वीकृति किसकी जरूरी होती है, राष्ट्रपति की जरूरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 9वां देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज जो घोषित करता है ये राष्ट्रपति घोषित करता है। इमरजेंसी सर्विस घोषित करने की 3 कंडीशंस होती हैं और भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी सेवाएं भी लागू की जाती हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो इमरजेंसी सेवा लागू करता है ये 3 प्रकार की होती है और 3 रीजन्स होते हैं इसके। अगर इनमें से कोई भी रीजन देश में व्यापित होता है तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार वहाँ पे इमरजेंसी सेवा लागू कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन लोकसभा पूछा है। ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। परेशान मत होइएगा क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होता है। देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का चुनाव करता है राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो 2 सदस्य लोकसभा के लिए राष्ट्रपति अपने विवेक से चुनता है यानी कि मनोविवेक से चुनता है या मनोनीत करता है, ये सदस्य क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्यसभा पूछा होता तो वहां पे आपका आंसर होता 12। ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों का चुनाव करता है, तो 12 सदस्यों का राज्यसभा के लिए चुनाव करता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लघुकरण, परिहार, स्थगितकरण, प्रतिविलंबन। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या कर सकता है, लघुकरण, यानी कि किसी की सजा को छोटा कर सकता है। देखिए यहाँ पे बोला है दंड की प्रकृति को बदलना। ठीक है, यानी दंड की प्रकृति, मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास मिला है तो उसको 10 वर्षों का कारावास में बदल दिया, या 10 वर्षों का कारावास है तो उसे कम समय में बदल दिया। कठोर कारावास है यानी कि जो कारावास है उसकी प्रकृति को न बदला जाए, उसके समय को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास ये क्षमादान की शक्ति भी होती है और उसकी प्रकृति भी बदल सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी निरस्त कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी आरोपित पर लगे सभी आरोपों को माफ भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जारी करता है विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित तो हैं, लेकिन सभी प्रश्न महत्वपूर्ण भी हैं। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो जो मैंने 3 इमरजेंसी सेवा बताई उसमें से एक आपका वित्तीय आपातकाल भी है और इसे लागू करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लागू किया गया है, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। जल्दी मैं इमरजेंसी सेवा पर एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, और 16 क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन सी 24 महीने और ऑप्शन डी है इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी कि वित्तीय आपातकाल का कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने समय के लिए लागू होगा, क्योंकि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन नहीं लेता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के नामांकित सदस्य जो होते हैं ये हिस्सा नहीं लेते हैं। नामांकित नहीं, जो सदस्य चुने हुए होते हैं वही बस हिस्सा लेते हैं, नामांकित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और अब तक जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 2 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं क्या चीज़ें होती हैं, हमको यहाँ पे बताना है कंडीशन। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए कई बार ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार रिपीट करके पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार से? पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जाएगा तभी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये संसद के दोनों सदनों में क्या होनी चाहिए? बहुमत से पारित होनी चाहिए, और जब यह बहुमत से पारित होगी तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। संसद में विधेयक पारित किया जाएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे लाया जाएगा और संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाएगा, तब जाकर के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिलहाल भारत में अभी तक एक बार भी महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है किसी भी राष्ट्रपति पर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है, क्योंकि अभी तक यह प्रक्रिया भारत देश पे कभी भी लागू नहीं हुई है। चलिए 21वां प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ठीक है, महाभियोग की जो कार्यवाही है वो कहाँ पे शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या उच्चतम न्यायालय में। तो पहली बात तो ये संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में शुरू किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय तो होगा नहीं। पहली बात तो ये कि ये कहाँ से होता है? संसद से होता है, और संसद के किसी भी सदन से इसे प्रारंभ किया जा सकता है। चाहे आप लोकसभा में पहले बिल पेश करें उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजें, या राज्यसभा से बिल जो है आपका कहाँ जाए? लोकसभा की तरफ जाए। कहने का मतलब यह है कि संसद में बहुमत से पारित होगा महाभियोग प्रक्रिया, तभी क्या हो पाएगा? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहा। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे।
कार्यकाल पूरे होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई हटा नहीं सकता है। यहाँ पे क्या होगा, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया को लगा करके क्या किया जा सकता है, उनके दोषों को सिद्ध करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, ठीक है, उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये देश हित में नहीं कार्य कर रहे हैं, जो देश के हित में नहीं है, इसलिए इन्हें इनके पद से हटा दिया जाए। तो ये भी किसी एक इंसान के द्वारा नहीं हो सकता, संसद के दोनों सदनों में क्या किया जाएगा, भारी बहुमत से जब यह महाभियोग विधेयक जो होगा पारित होगा, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे प्रश्न है 23वां, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखिए, मैक्सिमम टाइप आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, यह प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाने की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन इस प्रश्न का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या उसका पद रिक्त हो या अन्य कारणों पर वह अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता है या फिर वो बीमार हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी भी दशा में राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है? 5 वर्षों तक, 1.5 वर्षों तक, 1 वर्ष तक या 6 माह तक? तो जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है, यानी 6 माह तक कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मैंने इससे संबंधित भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया है। तो वीडियो अगर आपने एंड तक देखा होगा तो वीडियो के एंड में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे और राष्ट्रपति वाले टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो भी MCQ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आप नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन को आप नोट करें, आपको पता होना चाहिए सही क्वेश्चन और क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।